सो अब आता है चैप्टर रेजोनेंस का लेक्चर 3 दैट इज़ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? क्वालिटी फैक्टर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या इंडक्टर होता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दूसरे कॉपी में है। इंडक्टर या कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसी को क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। जैसे पावर फैक्टर होता है सेम उसी तरह क्वालिटी फैक्टर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है। अगर एनर्जी स्टोर ज़्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू बड़ा होगा, एनर्जी कम है तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कम होगा। यूजुअली क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब आता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये होता है 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर डिवाइडेड बाई एनर्जी डेसिपेटेड बाई आर पर साइकिल। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर का ये जो चीज़ है इसके फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है? ओमेगा नॉट, दैट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये तुम्हारा रेजोनेंस चैप्टर का है, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे एट रेजोनेंस कंडीशन ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई और फ्रीक्वेंसी पे बात ही नहीं करना है। ठीक है, तो इन फॉर्मूला याद करने के लिए क्या है कि इंडक्टर का फॉर्मूला होता है एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, और कैपेसिटर का एक्स सी अपॉन आर, यही फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। क्या मॉडिफाई करते हैं? दैट इज़ इसको आई इंटू ऐसे लिख देते हैं और फाइनल बन जाता है वी एल अपॉन वी। रेजोनेंस में जो रेजोनेंस में होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसिटिव इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ओवरऑल इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही बचता है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को हम लोग क्या बोल देंगे? सोर्स वोल्टेज, क्योंकि और कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। ठीक ना, तो ऐसे करने से हमें ये भी वैल्यू मिल गया। दैट इज़ जो फॉर्मूला में मतलब क्वेश्चन में चाहिए उसके अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का? 1/r√LC। ठीक है, ये जो चीज़ है ये सीरीज RLC नेटवर्क के लिए। ठीक है, देखो क्वालिटी फैक्टर का 4 फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक तुम्हारा एक्सएल अपॉन आर इंडक्टर, सीरीज RLC में इंडक्टर का फॉर्मूला एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, ये जो है तुम्हारा इंडक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय सोर्स वोल्टेज, ये भी होता है। ये भी होता है 1/r√L/C। और एक और होता है ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, ये कैपेसिटर का सेम XC अपॉन आर, XC का 1/ओमेगा C हो जाता है। देखो जे पुट नहीं करना है, ठीक ना, यहाँ पे XC इज इक्वल टू जे ओमेगा नहीं, जे जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया था जब हम फॉर्मूला बना रहे थे। ठीक है, जे इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अब लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? R/L, और ओमेगा नॉट का फॉर्मूला 1/√LC। ठीक है, ये दोनों को ऊपर नीचे लिख देंगे दैट तो क्वालिटी फैक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ये हो गया। उसके बाद आता है कि अगर ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। ठीक है, तीसरा आता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट, मतलब पैरेलल RLC इज इक्वल टू 1 क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RLC। ठीक है, अब आता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RLC एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा? ये चीज़ इसके इफेक्ट को ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो कैंसिल आउट करने का मतलब क्या? इसका जो वोल्टेज होगा इसको फीड कर देगा, इसका जो वोल्टेज होगा इसको फीड कर देगा। तो ये दोनों रेजोनेंस में इधर से वोल्टेज नहीं लेगा। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में सारा का सारा वोल्टेज यहीं पे डिसिपेट होगा और सारा का सारा करंट सिर्फ और सिर्फ यही कंज्यूम करेगा, ये दोनों कोई करंट कंज्यूम नहीं करेगा। तो इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इधर से करंट फ्लो करेगा। जितना वोल्टेज यहाँ बना है उतना ही अपोजिट वोल्टेज यहाँ बनेगा। तो दोनों का एडिशन करने पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ भी चीज़ वोल्टेज या करंट या फिर इम्पीडेंस सारा सम होके 0 हो जाता है ये दोनों का, सिर्फ सीरीज RLC में रेजोनेंस के कंडीशन पे। अब आता है इंडिविजुअल वोल्टेज। ठीक है, तो इंडिविजुअल में अभी क्या बताया कि रेजोनेंस में जितना वोल्टेज इतना इसके अक्रॉस डेवलप करेगा उतना ही अपोजिट वोल्टेज इसके अक्रॉस डेवलप कर लेगा। तो दोनों का सम करने पे 0 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिविजुअल वोल्टेज इसका होगा, इसका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल वोल्टेज होगा। ठीक है, तो दोनों का इंडिविजुअल वोल्टेज होगा जिसका रिजल्टेंट करने पे 0 होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल वोल्टेज का फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? VL/V। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि इसको अगर इधर ले जाओगे तो VL इज इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, Q होता है क्वालिटी फैक्टर जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो उससे हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? सोर्स,
और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, इंडक्टर वोल्टेज। तो इंडक्टर वोल्टेज तो इससे बड़ा होगा ही, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसके इक्वल आ रहा है, तो ये इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंडक्टर का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब जितना एनर्जी ये इसको देगा उस समय पे इसके पास इससे भी ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। सेम यही चीज़ तुम्हारा कैपेसिटर में भी होगा। कैपेसिटर का भी जो देखो, कैपेसिटर में भी ये हुआ क्वालिटी इनटू सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू कैपेसिटर वोल्टेज। इसका मतलब कैपेसिटर वोल्टेज इससे बड़ा है, क्यों, क्योंकि दो चीज़ मल्टीप्लाई होने पे ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी सी मस्ट बी ग्रेटर देन वी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि सीरीज आरएलसी सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद हाँ वही चीज़ देखो, रेजोनेंस पे दोनों का जो वोल्टेज है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब आता है डैम्पिंग रेशियो। इसका कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में डैम्पिंग रेशियो जिक्र किया हुआ है तो डैम्पिंग रेशियो और क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आता है पैरेलल। पैरेलल में क्या है, वहाँ वोल्टेज पढ़ रहे थे सीरीज में, यहाँ पे करंट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट से यहाँ ये दोनों का जो करंट है, रिजल्टेंट करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल करंट जो कि सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर में ही जा रहा है और इंडक्टर को ही फीड कर रहा है, ये दोनों को कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल करंट इसका होगा, ठीक ना, इंडिविजुअल करंट होता है और इंडिविजुअल करंट जो है सोर्स करंट से ज़्यादा होता है। इसीलिए पैरेलल आरएलसी को हम लोग करंट एम्पलीफायर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी वो जीटा वाला डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। अब ये क्या है, ये तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेशन है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, जैसे ये वी क्या है, ये तुम्हारा ऊपर दोनों सीरीज आरएलसी का है और ये पैरेलल आरएलसी का है, ठीक है। ये वी इंडक्टर वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखेंगे, जे इंटू क्यू इन क्वालिटी फैक्टर इंटू वी, क्वालिटी फैक्टर को क्यू एफ लिखे हैं और ये तुम्हारा सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू वी एंगल 90। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर और ये हो गया पोलर फॉर्म, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। इंडक्टर वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखते हैं, जे वी एल, और कैपेसिटर वोल्टेज को माइनस जे वी सी। ये तुम्हारा फेजर फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि इनर्जी में डिफरेंस आता है तो तुम सिंपल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तुमको ऑल्टरनेटिंग वे में रिप्रेजेंट करना होगा इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज। तो वी एल वी सी ये डीसी फॉर्मेट है। ऐसे हम लोग रजिस्टर का वोल्टेज रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन एसी एलिमेंट को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस आता है, इसीलिए हम लोग फेजर का फॉर्म लेते हैं। तो इंडक्टर में प्लस जे होता है, कैपेसिटर में माइनस जे होता है, या फिर तो एंगल में लिखोगे तो ऐसे, ठीक है। सिमिलरली करंट भी हम लोग फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इंडक्टर का करंट में माइनस जे मल्टीप्लाई करते हैं और कैपेसिटर का करंट में प्लस जे, ठीक है। जो इधर प्लस होता है ये सब माइनस हो जाता है। न्यूमेरिकल देख लो तो ये सारा गेट का क्वेश्चन है। इसमें इम्पीडेंस ऐसे होता है, मतलब इम्पीडेंस का जो जनरल तरीका होता है वही यहाँ पे करना होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन में तो इसमें सारा ट्रिक होता है सिर्फ और सिर्फ इम्पीडेंस निकालना, ठीक है। अब ये सिंपल सीरीज आरएलसी है तो इसका इम्पीडेंस निकल गया, ठीक ना, लेकिन इसमें सारा ट्रिक होता है बस इम्पीडेंस निकालना, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर का बस ये फॉर्मूला, दैट इज़ ये बैंडविड्थ और ये दोनों, ठीक है, बस यही सब रहता है। हाँ लेकिन इसमें एक ट्रिक है, दैट इज़ इम्पीडेंस जब हम लोग निकालते हैं तो सिंपल वे में से नहीं निकालना होता है, ठीक ना। इसमें हम लोग को लैप्लास का यूज़ कर लेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी कैलकुलेशन से निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो गया देखो सिंपल केसीएल केवीएल, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर के हेल्प से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है इधर से, ठीक ना, क्वालिटी फैक्टर निकाल लो। सर्किट का क्वालिटी फैक्टर निकालना बहुत ईजी होता है। देखो एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल भी है आर भी है, क्वालिटी फैक्टर निकल गया, उसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिए, पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा सीरीज आरएलसी है। यहाँ पे एक चीज़ है कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ठीक ना। तो एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, एक्सएल का वैल्यू जे ओमेगा एल नहीं होता है, जे हम लोग को एक्सक्लूड करना है, मतलब जे को इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है वो होता है इमेजनरी इज इक्वल टू जीरो। तो इमेजनरी इज इक्वल टू जीरो किए तब हमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी मिला, और ये जो एक्सएल है इसमें जे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो तुम फिर से जे इसमें नहीं डाल सकते, ठीक ना।
तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी में एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है जे ओमेगा एल, तो जे नहीं पुट करना है, ठीक ना, सिंपल एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल पुट करना है, ठीक है, कहीं भी नहीं, जैसे एक्सी में भी जे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि जे ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज़ करने के बाद हमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी मिला है, ठीक है। और एक और, अब जैसे ये है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, ये ना तो सीरीज़ है ना तो पैरेलल है, ये मिक्स है, तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इम्पीडेंस निकालना है, ठीक ना। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए हम लोग लैप्लास यूज कर सकते हैं, दैट इज़ ये, इसको सॉल्व करो। और इसमें ट्रिक क्या होता है कि डिनोमिनेटर से इमेजनरी टर्म को हटाना, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ रेशनलाइज। रेशनलाइज करने में एक चीज़ ध्यान देना कि फॉर्मेट होता है रेक्टेंगुलर का ए प्लस जे बी, समझे ना। तो जे को पहले नहीं लिखना है, जे को सेकंड पोजीशन में लिखना है और आगे रियल रहेगा, तभी इसको रेशनलाइज करोगे तब जाके ये रेशनलाइज होगा, अदरवाइज जे टर्म रह ही जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये एक गेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों जो रेजोनेंस में क्या था कि इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये जो चीज़ है ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। कहने का मतलब इसका जब इम्पीडेंस निकालोगे ये दोनों का, तो इम्पीडेंस आ जाता है 0 ओम। 0 ओम कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। तो ये जो पूरा ब्रांच है ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, और जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये रजिस्टर यूजलेस हो जाएगा, शंट रिडंडेंट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ 1 ओम आएगा, ठीक ना। तो वैसे तुम करंट निकालोगे तो ईजी हो जाएगा। बस इसमें ये ट्रिक था कि ये पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है क्योंकि इम्पीडेंस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है।